नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धनंजय जी आपके पास आऊं उससे पहले एक इसलिए उसको दुरुस्त कर दूं। जो चीन गए थे हमारे जयशंकर साहब, उसमें कहा यह गया था ऑफिशियली कि वो SCO की मीटिंग में गए थे भाग लेने के लिए। चीन के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, पाकिस्तान के लोगों से भी मिले, वो बहुत अलग अलग लोगों से मिले। मैं दो चीजें कर दूं और जो हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें एक ही चीज आई थी। आनंद जी पाकिस्तान गए थे SCO की मीटिंग में। अभी पाकिस्तान गए थे SCO की मीटिंग में, वहां सब लोगों से मिले थे, चीन वाले से भी मिले थे, इनसे भी मिले थे। और मैं सिर्फ उस रेफरेंस में सिर्फ इतना बता दूं कि वहां पे जो यहाँ पे आया कि क्रिकेट टाइज फिर से वो होंगी। क्रिकेट टाइज का किसके इशारे पे गए थे? ICC का चेयरमैन कौन है, वो कितना प्रभावशाली आदमी है? BCCI कुछ इस देश की कोई नेशनल पब्लिक सेक्टर नहीं है, वो एक प्राइवेट संस्था है। उसके पैसे का अपने आप जो मजा करो वो करो। मैं उस पर अभी किसी और दिन बात करेंगे। उसके साथ साथ में एक जो बेसिक इश्यू और दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, SCO क्या है? शंघाई ये चाइना और रशिया द्वारा बनाई हुई एक संस्था है जिसमें हम 10-12 साल बाद बहुत मिन्नतें करके हम उसमें एंट्री पाए हैं। और हम ही एंट्री नहीं पाए, हमको और पाकिस्तान को एक दिन एक साथ एंट्री दी गई। ये नहीं कहा गया कि आप पहले आ जाइए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उसी पाकिस्तान में 2016 में सार्क की मीटिंग होनी थी, उसके बाद वो सम्मेलन नहीं हो पाया है। 2016 से जो शिखर सम्मेलन होता है सार्क का, वो रुका हुआ है क्योंकि हमारा स्टैंड ये है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और SCO की चीन की वो जो संस्था है उसमें हम दौड़े दौड़े चले जाएंगे। इस पे भी जरा एक हम लोग किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। शंघाई कॉर्पोरेशन में हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ चीन और रशिया इन लोगों का है। हम उसमें जबरदस्ती घुस गए हैं। धनंजय भाई, अब जरा आपके पास आ जाऊं। आप मुंबई रहते हैं, माफ कीजिएगा, मुंबई बोल दिया था, मुंबई रहते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे कोई किसी को थोड़ा भी स्पेस नहीं दे रहा है। अगर राज ठाकरे अपने लड़के को लड़ा रहे हैं तो वहां पे बेस्ट फुट फॉरवर्ड की बात हो रही है। वहां पे अगर बाबा सिद्दीकी के लड़के अजीत पवार की NCP से लड़ रहे हैं तो वहां पे इनके परिवार का ही एक जैसे घर जैसा जो लड़का है उद्धव ठाकरे के, उसको लड़ाया जा रहा है। मेरा सिर्फ कहना है कि इस बार कहीं से भी कोई ढिलाई नहीं है। मतलब पहले होता था ठीक है हल्का कैंडिडेट दे दो, घर का है, जीत जाएगा, उधर से जीता है। ये क्या हो गया है एकदम से महाराष्ट्र की राजनीति में कि हर इलेक्शन बहुत ही क्लोज और टाइट है। महाराष्ट्र के बारे में जरा बताइए। नहीं, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत निर्णायक चुनाव है। निर्णायक चुनाव इस तरह से है कि ये जो पूरा का पूरा बीजेपी ने 2019 के बाद जो खेल किया है, उसने सबको, मतलब वो चाहे शरद पवार हो, चाहे वो बीजेपी के ही नेता क्यों न हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे कोई हो, सबके पास खतरा आके बैठा हुआ बगल में कि पता नहीं ये क्या करेगा। एक होता है मूव जिसमें पता चल जाता है अच्छा अगला मूव ये होगा। कोई युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध में एक मर्यादा होती है कि हम इस पे वार नहीं करेंगे, इस पे वार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये बीजेपी पिछले 10 साल में जो इवॉल्व हुई है वो ऐसी बीजेपी है, ऐसा संघ है जो कहीं भी वार करेगा, कोई मर्यादा नहीं। मर्यादा को फेंक दिया, गटर में डाल करके उसको दबा दिया पत्थर पर। मर्यादा शब्द क्या होती है मुझे नहीं पता। हिंदू राष्ट्र जो हम कह रहे हैं वही है। मर्यादा की बात, ज्ञान की बात वेद में और फलाना फलाना वो रख कर ये किताब में जब आएंगे तो बात करेंगे। सत्ता में कोई मर्यादा नहीं, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। धनंजय जी, सत्ता की मर्यादा तो हम विभीषण के समय से देख रहे हैं। विभीषण को भी तो तोड़ा गया था, घर में घुसपैठ के लिए। तोड़ना अलग है,
वो तोड़ना भी अलग है, अगर उस तरह से भी तोड़ते तो बात गड़बड़ नहीं थी, लेकिन तोड़ने के बाद फिर जो है विभीषण को धक्का मार करके राम वहीं बैठ जाते, बोला भाग तू चरण दबा, तो फिर वो दूसरी बात हो जाती। तो ये जो है ये किसी को नहीं बख्शने वाले हैं, ये हालत यहाँ पे ये है। हम लोग बहुत चर्चा इस पर भी किए कि संघ क्या मोदी जी को हटा देगा, मोदी जी क्या भागवत को ढकेल देंगे, पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने बात की। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से आप महाराष्ट्र पे चर्चा करते समय थोड़ा सा मैं ध्यान ले जाऊंगा, आपका बिहार ले जाऊंगा, जहां स्वाभिमान यात्रा चर्चा हो रही है। और गिरिराज सिंह का बयान देखिए, आज क्या बयान दिया। गिरिराज सिंह का बयान है कि मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे तो तुम 100 थप्पड़ मारो, तुम तलवार अपने घर में रखो, भाला अपने पास रखो, तलवार अपने पास रखो, और देवी को याद रखो कैसे हमको लड़ना है। हेमंता विश्व शर्मा को जिस तरह से लगाया गया है झारखंड में, फिर जो है यहाँ रितेश राणे हैं और कई संत, अभी हम देख रहे थे कि कई संत क्या क्या अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो जैसे एक कहावत कही जाती है कि बरसात में मेढक सारे निकल आते हैं, और एक हम लोग गांव में बचपन याद आया हमको कि टर टर इतनी तेज आवाज आती थी, किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। तो अभी जो मौका है बीजेपी के लिए यही है, बरसात आई, और बरसात में हमारे यहाँ कहा जाता था कि बरसात में दूसरे गांव नहीं जाया जाता है, घर नहीं बदला जाता है, कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, ये सब कहा जाता था। इनके लिए सबसे शुभ जो जो बदमाश किस्म के लोग होते थे वो वाला समय सही माना जाता था कि अभी ही सही समय है सब काम करने का। इसलिए रात जो है बदमाशों के लिए है, दिन जो है शरीफों के लिए, सब बटा हुआ। तो बीजेपी ने वहां यही किया। और यहाँ पे देखिए शरद पवार जी एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनके अस्तित्व का सवाल है, और उनकी विरासत आगे चलेगी कि नहीं चलेगी ये सवाल है। इसलिए आप ये भी गौर कीजिए कि शरद पवार जी ने अपने पोते को जो लड़ाया है वो अजित पवार के खिलाफ खड़ा कर दिया कि अब लड़ो, ये तो पिछली पीढ़ी है, नई पीढ़ी को हम सामने तुम्हारे खड़े कर देते हैं। और वो भी कोई दूसरा नहीं है, अजित पवार के अपने भाई का बेटा है। तो इसके पहले आपने देखा कि किस तरह से सुनेत्रा पवार और जो है सुप्रिया में लड़ाई हुई। तो ये कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे के साथ भी यही सवाल खड़ा हो गया कि उद्धव ठाकरे का रहना है या नहीं रहना। अगर समझिए कि इस बार में पटकनी खा गए उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे की हालत गड़बड़ हो जाएगी। अभी एक और मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बाला नांदगांवकर जो है एक मनसे के बड़े नेता हैं और बड़े करीबी हैं राज ठाकरे के, वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं दोनों भाई मिलकर के आ जाए, राज ठाकरे अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे का अस्तित्व कहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा कि राज ठाकरे का जो एक मराठीवाद जो लेकर के चले थे बाला साहब, उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे थे राज, और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। 13 विधायक पहले चुनाव में जीत के लाए, उसके बाद लगभग सफाया हो गया। अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने बेटे को खड़ा कर दिया, और बेटे के को खड़ा कर दिया। बेटा अगर हार गए तब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है राज ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे के लिए है कि हम सत्ता बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। शरद पवार के लिए सवाल है विरासत बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते। सेम वैसे ही शिंदे के पास सवाल है, अजित पवार के पास सवाल है, और सवाल बीजेपी के जो महान दो नेता हैं जो दो कांधे पे लेकर के बीजेपी को, आरएसएस को, हिंदू राष्ट्र को, हिंदू धर्म को लेकर के चल रहे हैं, उनके पास भी ये सवाल है कि महाराष्ट्र अगर हार गए तो क्या होगा। महाराष्ट्र हार गए तो बहुत भयानक हो जाएगा। महाराष्ट्र को किस तरह से कब्जे में लिया, उद्धव ठाकरे को थोड़ा, शरद पवार को थोड़ा जितना कर, इस ईडी लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि भाई ये अवैध सरकार है, राज्यपाल ने सब गड़बड़ काम किए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता, सब वही चल रहा है, सब वही हो रहा है। फिर आपने गणपति का कीर्तन देख ही लिया, गणपति यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र में। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के ताली बजा लेते हैं। तो जो गुजराती कह रहे थे लोग कि 2 गुजरातियों ने महाराष्ट्र पे कब्जा कर लिया है, वो बता दिया कि नहीं भैया, गुजराती मराठी नहीं, हम सब भारतीय हैं। देखिए मैं महाराष्ट्र का हूँ, ये गुजरात के हैं, लेकिन गणपति दोनों के साथ एक है, तो तिलक भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारा कनेक्शन जो है बहुत सुनियोजित तरीके से, और आरएसएस इसमें शामिल है। अगर कोई कह रहे हैं कि अमित शाह ने डोर संभाली है और अमित शाह को अब अपनी चाणक्य वाले जो उनकी जो छवि बनी है उसको बचानी, कुछ नहीं, फालतू बात। आरएसएस को अपनी छवि बचानी है। 100 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल में महाराष्ट्र में उनकी सरकार है या नहीं है। आरएसएस को हर हाल में सरकार चाहिए, चाहे जो करना पड़े। अभी लड़ाई चुनाव के बाद देखिएगा, असली लड़ाई चुनाव के बाद हो, और चुनाव आयोग साथ आ गया, प्रशासन साथ आ गया, फिर भी अगर हार गए तब क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और अगर वो सवाल है तो क्या फिर शरद पवार जी की पार्टी नहीं टूटेगी? क्या कांग्रेस जो बच गई थी वो नहीं टूटेगी? क्या उद्धव ठाकरे नहीं टूटेंगे? किनकी पार्टी नहीं टूटेगी?
अब ये प्री क्लाइमेक्स, मैं सिनेमा की भाषा में बात करूं तो ये प्री क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स चुनाव के बाद आएगा। अगर हार गए बीजेपी वाले लोग तो कहानी कुछ और होगी। और जो वहां कह रहे हैं, अब बहराइच का देख लीजिए ना, बहराइच में क्या हुआ आपके, किस लेवल पे जाके चीजें हुई। और बिहार में जो गए हुए गिरिराज सिंह मजाक है। मतलब संविधान तो छोड़िए, वो किताब कह के आपने रख दिया, देवी को आपने संविधान, कोई इस देश में रोकने वाला नहीं है कि इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हो आप। मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो हिंदू को जो है 100 थप्पड़ मारने चाहिए। ये क्या मत, कौन सी भाषा बोल रहे हो। और अगर मुसलमान भी जवाब में ऐसा ही बोलता है तो आप क्या चलने दोगे? क्या शासन का कोई मतलब नहीं है, सरकार का कोई मतलब नहीं है, न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं है, विधायिका को कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, किसी भी किताब का कोई मतलब नहीं है। गुंडों की भाषा बोलेंगे आप। तो गुंडों की भाषा जब बोलेंगे तो बड़ी खतरनाक हो जाती है। और एक और लास्ट लाइन बोलना चाहता हूँ, जो यूसुफ भाई जो बोल रहे थे, मैंने कल इस पे प्रोग्राम किया था यूसुफ भाई, कि अचानक चीन से बात क्यों होने लगी, अचानक पाकिस्तान से बात क्यों होने लगी। इसके पीछे रूस है। पुतिन जी ने बुलाया था, पुतिन जी से गए थे मिलने के लिए। इसके पहले आपने सुना होगा कि जेलेंस्की के साथ मुलाकात की, तो फिर डोवाल साहब गए वहां अपना ये करने के लिए, कि ब्रीफ देने के लिए कि ये बात हुई। तो पुतिन साहब का बहुत दबाव है, और कहा, उनको सीधा सीधा बोल दिया गया है कि भैया आप संभालो, नहीं तो आप अपना देखो। तो वो भय जो है बहुत भारी आ गया है चीन से अचानक, इसलिए अचानक बात होने लगी। चीन से बात नहीं हो रही थी, बिजनेस तो हो रहा था, लेकिन बात नहीं हो रही थी। डिप्लोमेटिक बात जो होती है वो हो नहीं रही थी, वो होने लगी है। तो अभी जो संप्रभुता का जो सवाल है, जो हम कई बार हालांकि अपने प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में अलग अलग जगहों पे बोल चुके हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के बाद संप्रभुता भारत की सबसे ज्यादा खतरे में है। और उसकी एक बड़ी वजह है कि भारत की जो छवि थी, एक ऐसी छवि जो शांति प्रिय राष्ट्र है, जो नीति की बात करता है, सिद्धांत की बात करता है, मनुष्यता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, वो सब अचानक जो है रेक से बाहर फेंक दिया गया उधर, और आ गया कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसके पास सबसे बड़ी शक्ति है नफरत। नफरत करेंगे फलाने से हम डिक्टेटर नहीं हो सकते। भारत की भी इतनी ताकत नहीं है कि पुतिन जैसा बिहेव करे। भारत की इतनी ताकत नहीं है कि वो जो है अमेरिका जैसा बिहेव करे या चाइना जैसा बिहेव करे। आप कोई सा बिहेव करना चाहते हो? चाइना भी नहीं कर पा रहा है कि हम सबको मार के भगा दें, अमेरिका भी नहीं कर पा रहा, वो रसिया भी नहीं कर पा रहा। आप क्या कर रहे हैं? आप तो अपने घर में ही लड़ाई लड़ने में और सबको मारने पीटने में लगा हुआ है कि ये बांग्लादेशी है, उसको बांग्लादेश भेज दो, उसको पाकिस्तान भेज दो। ये क्या है? तो देश की छवि भयंकर खराब हुई है, डिजास्टर हुआ है, और इस डिजास्टर को कैसे भारत की जनता देख पाती है, ये देखेगा। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।